हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग पहला लेकर आई हूँ, तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। एक घर जो कि बाहर से देखने में काफ़ी अच्छा था, उस घर में एक 10 साल की लड़की रो रही थी। उसके सामने 2 लाशें सफ़ेद कपड़े से लिपटी हुई थी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा रोए जा रही थी। वो रोते हुए बोलती है, मम्मी पापा आप दोनों मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। आप दोनों क्यों चले गए? मुझे अनाथ बनाकर प्लीज़ वापस आ जाइए ना। इतना बोलकर वो लड़की ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तभी एक औरत वो लड़की के पास आकर बोली, मिष्टी बेटा शांत हो जा, जाने वाले को कोई भी नहीं रोक सकता। बेटा अपने आप को संभालो और उठो, हमें अंतिम संस्कार भी करना है। मिष्टी गुप्ता स्टोरी की हीरोइन है। उम्र 10 साल, देखने में बहुत सुंदर। मिष्टी 6 स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। मिष्टी के मम्मी पापा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। तभी मिष्टी को वो औरत की तरफ देखकर बोली, मिष्टी चाची देखिए ना, मम्मी पापा नहीं उठ रहे हैं। मिष्टी जिस औरत से बात कर रही थी वो उसकी चाची है, उमा गुप्ता, मिष्टी की चाची। मिष्टी की बात सुनकर उमा से बोलती है, उमा मिष्टी बेटा अब तुम्हारे माँ बाप मर चुके हैं। अपनी चाची की बात सुनकर मिष्टी रोते हुए बोली, नहीं नहीं, मैंने कहा ना, मम्मी पापा मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मिष्टी की बात सुनकर उसके चाचा उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर बोलते हैं, मिष्टी सच कभी नहीं बदल सकता बेटा। भैया और भाभी अब इस दुनिया में नहीं रहे। कमल गुप्ता एक प्राइवेट बैंक में क्लर्क की जॉब करते हैं। कमल और उमा के 2 बच्चे हैं जो कि पटना में हॉस्टल में रहते हैं। दोनों ही पटना की बड़ी सी स्कूल में पढ़ते थे। दोनों के अंदर बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड था। उनका एक बड़ा बेटा और एक छोटी बेटी थी। सागर गुप्ता उम्र 15 साल जो कि 11th स्टैंडर्ड में था। रेशमा गुप्ता 10 साल की जो कि 6 स्टैंडर्ड में पढ़ती थी। मिष्टी रोते हुए बोलती है, मिष्टी रोते हुए बोलती है, नहीं नहीं, आप सब झूठ बोल रहे हो ना। मिष्टी की बात सुनकर उसके चाची उसके चाचा की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है। मिष्टी के चाचा मिष्टी को बाजू से पकड़कर उसे खड़ा करके एक रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। मिष्टी रोते हुए अपने चाचा का हाथ पकड़ के बोलती है, चाचा जी आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास रहना है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। इतना बोलकर मिष्टी रोते हुए अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके चाचा ने बहुत ही मजबूती से उसकी कलाई को पकड़ रखा था, जिस वजह से मिष्टी को अभी अपने हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था। कमल उसको चीखते हुए एक कमरे में लाकर बेड पर पटक देते हैं। रूम से बाहर निकल कर रूम बाहर से लॉक कर देते हैं। मिष्टी जल्दी से उठकर डोर को अपने हाथों से ठकठकाते हुए रोकर बोलती है, प्लीज़ चाचा जी, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, मुझे अपने मम्मी पापा के पास रहना है। डोर खोल दीजिए ना चाचा जी, एक आखिरी बार मैं उन्हें अपने गले से लगाना चाहती हूँ, प्लीज़ चाचा जी, प्लीज़ डोर खोलिए ना। इतना कहकर मिष्टी रोते हुए डोर को अब ज़ोर ज़ोर से पीटने लगती है, लेकिन उसके चाचा चाची को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो तो उन लाशों को उठाकर घर से बाहर चले जाते हैं अंतिम संस्कार करने के लिए। बेचारी मिष्टी बहुत देर तक डोर को पीटने के बाद भी कोई भी डोर नहीं खोलता। आखिर में थक हार मिष्टी डोर से लगकर नीचे ज़मीन पर बैठ अपने घुटने में अपने चेहरे को छुपाकर रोने लगती है। उधर कमरे में उमा के गांव के साथ लोगों ने लाशों को अंतिम संस्कार कर वापस घर चले आते हैं। कमल और उमा घर वापस आते हैं। तभी कमल उमा से बताया, मिष्टी का रूम खोल दो। क्या? और सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है, उसे खाना भी खिला देना। कमल की बात सुन उस उमा ने पानी पीते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है डोर खोलने की और ना ही खाना देने की। अगर एक दिन खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएगी, रहने दो उसे वैसे ही। उमा की बात सुनकर कमल झट से बोलता है, उमा अगर उसे कुछ हो गया तो हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। कमल की बात सुनकर उमा बोलती है, चिंता मत करो, ज़्यादा से ज़्यादा बेहोश ही होगी ना, मर थोड़े ही ना आ जाएगी। अगर इतनी ही चिंता है तो शाम में खिला देना। और वैसे भी अब उसे ये आदत डालनी होगी, रोज़ रोज़ खाना थोड़ी ना फ्री में मिलेगा उसे। इतना बोलकर उमा अंगड़ाई लेते हुए चली जाती है और कहती है, मैं अब आराम करने जा रही हूँ। इतना बोलकर उमा अपने रूम में चली जाती है। कमल भी एक नज़र मिष्टी के रूम की तरफ देखकर अपने रूम में चला जाता है। मिष्टी के रूम में मिष्टी रोते हुए वहीं डोर से लगकर सो गई थी। उसके सुंदर से चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। उसकी आंखें सूजी हुई थी, उसकी नाक बिल्कुल लाल हो गई थी।
शाम के करीब 6 बजे कमल मिष्टी का डोर खोलता है और रूम के अंदर आता है तो देखता है मिष्टी ज़मीन पर अपने आप में ही सिकुड़ कर सो रही थी। कमल के हाथों में खाने की थाली थी। कमल मिष्टी के पास बैठकर उसे जगाते हुए बोलते हैं, मिष्टी बेटा उठो उठो ना बेटा। कमल की बात सुनकर मिष्टी झट से उठ जाती है। कमल को देखकर मिष्टी की आंखें फिर से नम हो जाती है। कमल प्यार से मिष्टी के सर पर हाथ फेर कर बोलते हैं, बेटा अब फ्रेश होकर खाना भी खा लो, तुमने सुबह से आज कुछ नहीं खाया है। अपने चाचा की बात सुन मिष्टी खड़ी होकर वॉशरूम में चली जाती है। कमल खाने की थाली और पानी टेबल पर रख रूम से चला जाता है और कुछ देर में फ्रेश होकर मिष्टी बाहर आती है और सोफे पर बैठकर खाना खाने लगती है। खाने की थाली को देखकर मिष्टी की आंखों में अब आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही मिष्टी को हमेशा उसकी मम्मी या फिर उसके पापा अपने हाथों से ही खाना खिलाते थे और आज मिष्टी को खाना खिलाने वाला भी कोई नहीं था। आज वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। वो रोते हुए खाना खाने लगती है। खाना खाने के बाद मिष्टी अपनी थाली लेकर किचन में जाती है। तभी उमा किचन में आकर मिष्टी को देखते हुए बोलती है, मिष्टी आज से तू सुबह और रात दोनों टाइम का पूरा काम करेगी, समझी। उमा की बात सुनकर मिष्टी बोलती है, पर चाची मुझे स्कूल भी जाना रहता है, पढ़ाई भी करनी होती है, ऐसे में मैं घर का सारा काम कैसे करूँगी। मिष्टी की बात सुन उमा झट से बोलती है, अगर तू घर का पूरा काम नहीं करेगी तो स्कूल भी तू नहीं जा सकती। अगर तू चाहती है कि मैं तुझे स्कूल जाने दूँ तो तुझे सारा घर का काम करना ही होगा। उमा की बात सुनकर मिष्टी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिष्टी अपने आंसू को कंट्रोल करके बोलती है, मिष्टी आप चिंता मत करिए, मैं सारा काम कर दूंगी। मिष्टी की बात सुनकर उमा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो खुश होते हुए बोलती है, चल ठीक है, अब रात का खाना जल्दी से बना, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। इतना कहकर हुमा हॉल में आकर सोफे पर बैठकर टीवी देखने लगती है। बेचारी मिष्टी अपनी नम आंखों से काम करने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते चले गए। मिष्टी रोज़ घर का पूरा काम करके स्कूल जाती थी और वापस आकर भी काम करती थी। मिष्टी रात में अपनी पढ़ाई करती और अपनी स्कूल स्कॉलरशिप से अपनी स्कूल फीस भरती और अपना खर्चा खुद ही उठाती। उमा मिष्टी को मारती थी और उसे पैसे भी नहीं देती। मिष्टी जैसे जैसे बड़ी होते जा रही थी वो और भी ज़्यादा सुंदर होते जा रही थी। उमा को मिष्टी की सुंदरता से हमेशा ही जलन होती थी, इसलिए वो मिष्टी को मारा पीटा करती थी ताकि उसकी सुंदरता कम हो जाए। लेकिन मिष्टी की सुंदरता दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही थी। 7 साल बाद सुबह 4 बजे अब मिष्टी 17 साल की हो गई थी। मिष्टी अब दिखने में पहले से और भी ज़्यादा सुंदर हो गई। उसकी लंबे कमर से नीचे आते बाल, उसकी पर्पल आँखें, सुंदर नेचुरली गाल, होठ, फूले हुए गाल, गोरा बदन। मिष्टी की बॉडी का शेप बहुत ही अट्रैक्टिव था। मिष्टी पूरे स्कूल में सभी लड़कों का क्रश थी। न जाने कितने ही लड़कों ने मिष्टी को प्रपोज भी किया, लेकिन हमारी प्यारी सी मिष्टी हमेशा ही सभी को मना कर देती, क्योंकि मिष्टी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो तो हर वक्त अपनी बुक्स में ही घुसी रहती थी। मिष्टी शुरू से ही पूरे स्कूल में टॉप करती थी। उसके जितने परसेंटेज कोई भी नहीं ला पाता था। मिष्टी को पूरे कॉलेज के सर और मैम पसंद भी करते थे। मिष्टी सभी की फेवरेट स्टूडेंट थी। वो हमेशा सभी के साथ बहुत ही प्यार से बातें करती थी। आज मिष्टी सुबह 4 बजे ही उठ गई, क्योंकि आज उसकी 11th की एग्ज़ाम का लास्ट पेपर था। वो जल्दी से उठी, उसने बाथ लिया और जल्दी से कपड़े पहनकर झाड़ू और पोछा लगाया। फिर भगवान जी की पूजा की, फिर ब्रेकफास्ट और लंच बना दिया। फिर वो जल्दी से रेडी होकर स्कूल के लिए निकल गई। स्कूल जाने के बाद मिष्टी ने अपना पेपर दिया। पेपर ख़त्म होने के बाद मिष्टी क्लास से बाहर निकली, तभी उसके पास उसकी 2 बेस्ट फ्रेंड आई, खुशी और ओम। ये दोनों ही मिष्टी के बेस्ट फ्रेंड है, जिससे मिष्टी बातें करती है। दोनों ही मिष्टी को बहुत अच्छे से रखते थे। तभी खुशी मिष्टी के उदास चेहरे को देखकर बोलती है, ओहो मैडम, इतना उदास होने की कोई ज़रूरत नहीं। सभी को पता है कि हर साल की तरह तो इस साल भी पूरे स्कूल में टॉप करेगी। खुशी की बात सुनकर मिष्टी बोलती है, मैं उदास नहीं हूँ। मिष्टी की बात सुनकर ओम बोलता है, अगर तू उदास नहीं है तो फिर क्या बात है। ओम की बात सुनकर मिष्टी एक फीकी सी स्माइल करके बोली, कुछ नहीं, बस मम्मी पापा की याद आ रही है। मिष्टी की बात सुनकर ओम और खुशी
दोनों मिष्टी की तरफ खड़े हो जाते हैं और उसे साइड हक कर लेते हैं। तभी ओम मिष्टी के सर पर हाथ रख कर बोलता है, ओ मेरी मिष्टी, हम जानते हैं तुम्हें मम्मी पापा की बहुत याद आती है, लेकिन उनकी याद में ऐसे उदास मत हुआ करो। तुम्हें उदास देख मेरे दिल में दर्द होता है। ओम की बात सुनो खुशी झट से बोलती है, ओम हमें पता है तू मिष्टी को पसंद करता है, पर तुम्हें पता है ना मिष्टी को ये सब पसंद नहीं, फिर भी तू बार बार ऐसे क्यों बोलता है। खुशी की बात सुनकर ओम एक प्यारी सी स्माइल के साथ मिष्टी को देखकर बोला, एक ना एक दिन तो मिश्री मेरी होकर ही रहेगी। ओम की बात सुनकर मिष्टी कुछ नहीं बोलती और खुशी तो बस हंसती ही रहती है। तभी मिष्टी के पास एक पियून आया और बोलता है, मिष्टी गुप्ता आपको प्रिंसिपल मैम बुला रही हैं। अपने केबिन में पियून की बात सुनकर मिष्टी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। तभी खुशी बोलती है, हम घर जा रहे हैं, तू भी घर चले जाना और अपना ध्यान रखना। इतना बढ़कर खुशी और ओम वहाँ से अपने घर चले जाते हैं। फिर मिष्टी भी पियून के साथ प्रिंसिपल के केबिन की तरफ जाने लगी। प्रिंसिपल के केबिन के बाहर आकर मिष्टी डोर नॉक करती है तो अंदर से प्रिंसिपल की आवाज़ आती है, कम इन। प्रिंसिपल की बात सुन मिष्टी अंदर जाती है और बोलती है, गुड आफ्टरनून मैम। मिष्टी की बात सुनकर प्रिंसिपल मिष्टी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, गुड आफ्टरनून, आओ बैठो मिष्टी। प्रिंसिपल की बात सुनकर मिष्टी चेयर पर बैठती है। तभी प्रिंसिपल मिष्टी को एक बड़ा सा फॉर्म देकर बोलती है, मिष्टी ये पटना की सबसे बड़ी कॉलेज का एडमिशन फॉर्म और साथ ही उस कॉलेज में एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म भी है। प्रिंसिपल की बात सुन मिष्टी वो फॉर्म लेती है। तभी प्रिंसिपल फिर से बोलती हैं कि मिष्टी मुझे पता है तुम्हारी कंडीशन, पर तुम टेंशन मत लो, मैंने खुद उस कॉलेज से प्रिंसिपल की बात की है, वो तुम्हें उस कॉलेज में कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। प्रिंसिपल की बात सुनकर मिष्टी बोलती, बट मैम चाचा चाची मुझे नहीं जाने देंगे। मिष्टी की बात सुन प्रिंसिपल झट से बोलती है, मिष्टी तुम्हें खुद के लिए स्टैंड लेना ही होगा, ये तुम्हारे फ्यूचर का सवाल है, प्लीज़ मेरी बात को अच्छे से सोचना, अब तुम जा सकती हो। प्रिंसिपल की बात सुन मिष्टी खड़ी होकर बोलती, थैंक यू मैम। इतना बोलकर मिष्टी ऑफिस से बाहर निकल जाती है। वो वहाँ से अपनी साइकिल निकालकर उस पर बैठ स्कूल से घर के लिए निकलती है। मिष्टी की स्कूल शिवपुरी गांव के बहुत दूर एक सुनसान इलाके में थी। इस वजह से मिष्टी स्कूल से साइकिल जाती थी। मिष्टी रोड पर अकेले ही जाए जा रही थी। तभी उसकी आंखों के सामने कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और सभी के चेहरे पर सफ़ेद मास्क लगा हुआ था। वो सारे लोग एक कार को चारों तरफ से घेर लेते हैं। धूप होने की वजह से उन लोगों के कपड़े भी चमक रहे थे। मिष्टी ये सब देखकर डर गई। मिष्टी जल्दी से अपनी साइकिल को रोककर जल्दी से झाड़ियों में जाकर छुप गई और उन लोगों को देखने लगी। मिष्टी देखती है कि एक आदमी कार के सामने खड़े होकर कार के फ्रंट मिरर पर गोली मारता है। सुनसान रास्ते पर गोली की तेज आवाज़ पूरी तरह से गूंज उठती है। गोली की आवाज़ सुन मिष्टी अपने कानों पर हाथ रख लेती है। वो डर से कांप जाती है। मिष्टी कुछ देर वहाँ पर ऐसे ही अपने दोनों कानों पर हाथ रख कर खड़ी अपनी आंखें बंद कर वहीं बैठ जाती है। वो वाइट कपड़े वाले लोग वहाँ से खड़े रहकर आसपास देखते हैं। वो सभी अपनी कार में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ देर बाद मिष्टी जब अपने आप को शांत करती है तो वो एक चैन की सांस लेती है और धीरे से खड़ी होकर रोड की तरफ देखती है कि वो लोग गए या नहीं। मिष्टी देखती है कि अब वहाँ पर कोई नहीं है सिवाय उस कार के। मिष्टी जल्दी से भागकर उस कार के पास जाती है और कार के अंदर देखती है तो एक पल के लिए उसकी सांसें ही रुक जाती है, क्योंकि कार के फ्रंट ड्राइविंग सीट पर एक लड़का बैठा था। उसके सीने पर गोली लगी हुई थी और वहाँ से खून निकल रहा था। ऐसा मंजर देखकर मिष्टी बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने आप में बोलती है, ओ लॉर्ड कृष्णा, इन्हें तो गोली लगी है और इन्हें कितना खून भी बह रहा है, अब मैं क्या करूँ लॉर्ड कृष्णा, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। इतना बोलकर मिष्टी अपनी आंखें बंद करती है और फिर एक झटके से खोलती है और एक गहरी सांस ले वो धीरे धीरे कदमों के साथ ड्राइविंग सीट की तरफ बड़बड़ाने लगती है। वो ड्राइविंग सीट की तरफ आकर कार का डोर ओपन करती है। मिष्टी जैसे ही वो कार ओपन करती है तभी ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए इंसान की आंखें खुल जाती है और उसकी आंखें मिष्टी की आंखों से जा मिलती है। एक पल के लिए वो इंसान अपना दर्द भूल ही जाता है और पूरी तरह से मिष्टी में खो जाता है। मिष्टी भी उस इंसान को देखती है तो वो उसे देखती ही रह जाती है, क्योंकि सामने बैठा इंसान बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। उसके बाल पसीने से लथपथ
और उसके माथे पर बिखरे थे। उसकी आंखों में एक अलग ही शांति और एक अलग ही नशा था। उसके होठ बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे। उसका पूरा चेहरा ही सुंदर लग रहा था। उस इंसान ने एक वाइट कलर की शर्ट पहनी थी जिसके ऊपर की 2 बटन्स खुली हुई थी और अब उसका पूरा शर्ट खून से भरा हुआ था। उसने नीचे ब्लैक कलर का ट्राउज़र पहना था। लेफ्ट हैंड में ब्रांडेड वॉच पहनी थी। उसके पैरों में ब्लैक कलर की स्टाइलिश लेदर के ब्लैक शूज़ थे। मिष्टी अपनी कांपती आवाज़ में धीरे से बोली, आप ठीक तो है ना?" मिष्टी की आवाज़ सुंदर और प्यारी थी। मिष्टी की ऐसी आवाज़ सुन वो सामने वाला इंसान अपनी ठंडी और गहरी निगाहों से मिष्टी को बस एकटक देखने लगता है। उस इंसान को ऐसे देखने से मिष्टी को उसकी आंखों से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मिष्टी अपने डर को काबू करते हुए इस इंसान की तरफ फिर से देखकर बोलती है, "आप प्लीज़ मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए, आपको गोली लगी है। अगर आप ऐसे ही बैठे रहेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए।" इतना बोलकर मिष्टी उसकी चोट की तरफ देखती है तो उस इंसान की चोट देख मिष्टी को अपने ही दिल में एक दर्द सा महसूस होता है। मिष्टी फिर से बोल रही है, "देखिए आपका खून कितना निकल रहा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड कम विथ मी।" मिष्टी की बातों में चिंता साफ झलक रही थी। सामने वाला इंसान मिष्टी के चेहरे पर चिंता देख तिरछा मुस्कुराते हुए मिष्टी को एकटक देखने लगता है। 2-2 गोली लगने के बाद भी उस इंसान के चेहरे पर दर्द कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस इंसान को कुछ ना बोलते देख मिष्टी उस इंसान के थोड़ा करीब जाकर बोली, "प्लीज़ मेरे साथ चलिए।" इस बार मिष्टी की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हुई। मिष्टी की बात सुनकर वो इंसान अपनी नॉर्मल वॉइस में बोलता है, "मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता।" उसकी आवाज़ सुनकर एक पल के लिए मिष्टी उसकी आवाज़ में ही खो गई। मिष्टी झट से बोलती है, "ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको गोली लगी हुई है, हॉस्पिटल तो आपको जाना ही होगा।" फिर मिष्टी की बात सुन सामने वाला इंसान बोला, "अगर मैं हॉस्पिटल गया तो वो लोग फिर से मुझ पर हमला करेंगे, इसलिए मुझे हॉस्पिटल अभी नहीं जाना है।" सामने वाले की बात सुन मिष्टी चिंता भरी आवाज़ में बोली, "तो आपका ट्रीटमेंट कैसे होगा?" मिष्टी की बात सुन वो इंसान बोलता है, "मैं अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकता हूँ, मुझे किसी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं।" सामने वाले इंसान की बात सुनकर मिष्टी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो झट से बोलती है, "तो क्या आप एक डॉक्टर हैं?" मिष्टी की बात सुनकर वो इंसान बोला, "नहीं।" उसकी बात सुनकर मिष्टी झट से बोली, "अगर आप डॉक्टर नहीं हैं तो फिर खुद का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे?" मिष्टी की बात सुनकर वो इंसान बोला, "मैं कर लूँगा, पहले आप मुझे किसी सेफ जगह पर ले चलो।" उस इंसान की बात सुनकर मिष्टी सोचते हुए बोली, "सेफ जगह तो यहाँ पर कहीं नहीं है, लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, आप मेरे साथ मेरे गाँव चल सकते हैं, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।" मिष्टी की बात सुनकर वो इंसान झट से बोलता है, "और तुम्हारे गाँव वाले ने पुलिस को कॉल कर दिया तो?" "और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरे बारे में कुछ भी पता चले जब तक मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता।" उस सामने वाले की बात सुन मिष्टी भी सोच में पड़ जाती है। मिष्टी कुछ सोचकर बोलती है, "आप मेरे साथ मेरे घर पर चलिए, वहाँ किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा।" मिष्टी की बात सुनकर वो इंसान मिष्टी को एकटक देखता है और बोलता है, "और तुम्हारे घर वाले वो कुछ नहीं बोलेंगे क्या तुम्हें?" उस इंसान की बात सुनकर मिष्टी झट से बोलती है, "आप चिंता मत कीजिए, मेरे चाचा चाची कुछ काम से बाहर गए हुए हैं, इसलिए घर पर कोई नहीं है, आपको मेरे घर पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।" मिष्टी की बात सुनकर वो सामने वाला इंसान बोला, "ठीक है चलो।" इतना बोलकर सामने वाला इंसान कार स्टार्ट करता है पर कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो इंसान गुस्से से स्टीयरिंग पर व्हील पर हाथ मारता है। तभी मिष्टी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोलती है, "कार स्टार्ट नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, मेरा घर पास में ही है, हम 15 मिनट में पहुंच जाएंगे।" मिष्टी की बात सुनकर वो इंसान अपना सर हाँ में हिलाकर फ़ोन लेकर कार से बाहर निकलता है। उसे ठीक से खड़े होते नहीं बन रहा था। ये गोली लगने की वजह से उसका काफ़ी खून बह गया था। इस वजह से उस इंसान की बॉडी थोड़ी वीक भी हो गई थी। उसके कदम थोड़े बहुत लड़खड़ा भी रहे थे।
उसे लड़खड़ाते देख मिष्टी ने जल्दी से उस इंसान का हाथ पकड़ लिया और उसे संभाल लिया। उस इंसान का हाथ पकड़ते ही मिष्टी की दिल की धड़कन एक तेज रफ्तार के साथ चलने लगी और सामने वाले इंसान की पूरी बॉडी में सिरहन से दौड़ गई। उसकी आंखों में एक अलग ही इमोशंस आ गए। वो इस इंसान की पूरी बॉडी में अब हलचल सी महसूस होने लगी। ये महसूस करते ही उसकी आईब्रो आपस में चिपक गई। वह कुछ सोचने लगा। ये सोचने के बाद उसने मिष्टी को देखकर बोला, इट्स ओके, आई एम फाइन। उस इंसान की बात सुनकर मिष्टी ने उसके हाथों को छोड़ दिया। मिष्टी आगे चलने लगी और वो इंसान उसके पीछे पीछे चलने लगा। मिष्टी तो चुपचाप चले जा रही थी, लेकिन मिष्टी के पीछे चलने वाले इंसान के एक्सप्रेशन थोड़े थोड़े अलग होते जा रहे थे। वो बार बार मिष्टी को ही देखने लगता और कुछ सोचने लगता। करीब 15 मिनट तक चलने के बाद एक वाइट कलर का घर आया, जो कि दिखने में बिल्कुल सिंपल सा था। मिष्टी ने जल्दी से मेन गेट का ताला खोला और घर के अंदर आई। मिष्टी ने उस इंसान को देखकर बोला, आप मेरे रूम में चलकर बैठिए, तब तक मैं आपके लिए फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। इतना बोलकर मिष्टी ने उस इंसान को अपना रूम दिखा दिया और हॉल में रखे हुए टेबल की तरफ जाने लगी। तभी सामने वाला इंसान बोला, सुनो, एक तेज़ धार वाली चाकू को अच्छे से गर्म करके लाना। इतना बोलकर वो इंसान मिष्टी के रूम में चला गया। उस इंसान की बात सुनकर मिष्टी सोच में पड़ गई कि चाकू की क्या ज़रूरत हो सकती है इसे। मिष्टी ने जल्दी से अपने सर को झटका और जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स निकाली और सीधा किचन में आ गई। किचन में आने के बाद उसने एक चाकू निकाला और उसे गैस पर गर्म करने लगी। करीब 20 मिनट तक चाकू को अच्छे से गर्म करने के बाद मिष्टी जल्दी से अपने रूम में गई, पर जैसे ही वो अपने रूम के डोर पर आकर खड़ी हुई कि सामने का नज़ारा देखकर मिष्टी की आंखें हैरान हो गई, क्योंकि मिष्टी के रूम में वो इंसान बेड पर बैठा हुआ था और उसने अपने शर्ट को निकाल दिया था और वो अपने रुमाल से ब्लड को साफ कर रहा था। मिष्टी को अपने दिल में उसे देखकर कुछ कुछ होने लगा था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी आँख को संभाल कर रूम में आती है और इंसान के सामने आकर खड़ी हो जाती है। वो इंसान मिष्टी को देखकर बोलता है, गिव मी नाइफ। उस इंसान की बात सुनकर मिष्टी उसे चाकू दे देती है। वो इंसान झट से वो चाकू लेकर अपनी चोट वाली जगह पर गड़ा देता है। ये देख मिष्टी की चीख निकल जाती है और वो कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। मिष्टी की चीख सुनकर वो इंसान अपना सर ऊपर करके मिष्टी को देखता है, जो कि अपने कपड़ों को अपनी मुट्ठी में भरकर वहाँ खड़ी थी और उसने अपनी आंखें कसकर बंद करी थी। उसके चेहरे पर पसीना आ गया था और वो थोड़ा थोड़ा काँप रही थी। वो डरते हुए बोली, खून खून। मिष्टी को अब पैनिक करते हुए देख वो इंसान थोड़ा परेशान हो गया। वो इंसान जैसे ही कुछ बोलने को होता है कि मिष्टी अपने मुंह पर हाथ रखकर जल्दी से वॉशरूम में जाती है और उल्टियाँ करने लगती है। मिष्टी को इस तरह जाते हुए देख उस इंसान को भी अब मिष्टी की चिंता होने लगती है। फिर भी वो अपने आप को संभाल कर अपने सीने से गोलियां निकालने लगता है। गोली निकालते वक्त उस इंसान के चेहरे पर दर्द का नामो निशान तक नहीं था। उसका चेहरा बिल्कुल ही एक्सप्रेशनलेस था। वो बार बार वॉशरूम की तरफ ही देखे जा रहा था, क्योंकि अभी तक मिष्टी वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। तभी कुछ देर बाद मिष्टी वॉशरूम से बाहर आती है और देखती है कि वो इंसान कॉटन से अपनी चोट को दवाई लगा रहा था, लेकिन उसे दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा था। ये देखकर मिष्टी जल्दी से उस इंसान के पास जाती है और बोलती है, दीजिए, मैं कर देती हूँ। मिष्टी की बात सुनकर वो इंसान अपना सर ऊपर करके मिष्टी को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि मिष्टी ने अपने स्कूल के कपड़े चेंज कर लिए थे और उसने अभी एक लोअर और एक प्लेन टॉप पहना हुआ था। उस प्लेन टॉप में मिष्टी की पूरी बॉडी बहुत ही अट्रैक्टिव लग रही थी और मिष्टी ने अपनी 2 चोटियाँ खोलकर एक मैसी सा बन बना लिया और कुछ बालों की लटें उसके चेहरे पर बिखरी थी। फेस धोने की वजह से मिष्टी का पूरा चेहरा लाल हो गया था। कुल मिलाकर मिष्टी इस वक्त बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। वो इंसान तो पूरी तरह से मिष्टी की सुंदरता में कहीं खो सा गया। मिष्टी उस इंसान के हाथ से कॉटन लेकर थोड़ा सा उसके ऊपर झुककर उसकी चोट वाली जगह पर हल्की हल्की सी फूंक मारते हुए लगा
दवाई लगाने लगती है। झुकने की वजह से मिष्टी की बॉडी उस इंसान के बेहद करीब थी, जिस वजह से मिष्टी की बॉडी की खुशबू उस इंसान को महसूस हो रही थी। मिष्टी उसकी चोट पर अच्छे से दवाई लगाने के बाद बैंडेज उठाकर उसे बैंडेज करने लगती है। मिष्टी बैंडेज को उसकी गर्दन से होते हुए लपेट रही थी, जिस वजह से उसके नाजुक से हाथ उस इंसान की बॉडी को टच हो रही थी, जिससे सामने वाले इंसान की बॉडी में कुछ अलग ही महसूस होने लगा। कुछ ऐसा ही हाल मिष्टी का भी था। मिष्टी की भी बॉडी में एक अजीब सी सिरहन दौड़ रही थी। मिष्टी ने जैसे तैसे उस इंसान की बैंडेज की और उससे दूर हो गई। वो इंसान अभी तक मिष्टी को ही देखे जा रहा था। तभी मिष्टी उस इंसान को मेडिसिन देकर पानी का ग्लास उसकी तरफ बढ़ाकर बोली, ये पेन किलर है, खा लीजिए, इससे आपका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। मिष्टी की बात सुनकर वो इंसान मेडिसिन खाता है। तभी वो इंसान अपनी शर्ट फिर से पहनने लगता है, लेकिन मिष्टी जल्दी से बोलती, आप प्लीज़ ये शर्ट अभी मत पहनिए, इस पर ब्लड लगा हुआ है, आप ये शर्ट मुझे दे दीजिए, मैं इसे अच्छे से साफ़ करके आपको दे दूँगी। मिष्टी की बात सुनकर उस इंसान ने अपनी शर्ट मिष्टी को दी। मिष्टी ने वो शर्ट जल्दी से ली और वॉशरूम में जाकर शर्ट को अच्छी तरह से धोकर सुखाने के लिए दिया। फिर मिष्टी देखती है वो इंसान अब बेड से टेक लगाकर अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। मिष्टी जल्दी से किचन में जाती है। वो वेजिटेबल सूप बॉयल वाटर लेकर आती है। मिष्टी बेड के पास जाकर धीरे से बोलती, सुनिए, आप ये वेजिटेबल सूप पी लीजिए। मिष्टी की बात सुनकर वो इंसान अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त उसकी आंखें लाल हो गई थी। मिष्टी उसकी लाल आंख देख थोड़ा डर जाती है। फिर वो डरते हुए बोलती, ये आपकी आंखें इतनी लाल क्यों हो गई है? क्या आपको कहीं दर्द हो रहा है? मैं अभी डॉक्टर को कॉल कर देती हूँ। इतना बोलकर मिष्टी जाने ही लगती है कि तभी वो इंसान मिष्टी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे मिष्टी एक पल के लिए मिष्टी की दिल की धड़कनें ही रुक सी जाती है। वो इंसान को भी अपनी बॉडी में एक करंट महसूस होने लगा। मिष्टी अपनी दिल की धड़कन को काबू करते हुए पीछे पलटती है। तभी वो इंसान मिष्टी को बेड पर बिठाकर बोलता है, रिलैक्स, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे दर्द नहीं हो रहा, बस मेरी आंखें भारी हो रही है और तुमने पहले ही मेरे लिए इतना कुछ किया है, अब और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब तुम भी थोड़ा सा रेस्ट करो। उस इंसान की बात सुनकर मिष्टी अपनी गर्दन हाँ में हिलाती है और बेड की साइड में बैठ जाती है और सूप का बाउल उठाकर उस इंसान को देती है। वो इंसान भी सूप का बाउल उठाता है और सूप पी लेता है। तभी उसकी एक सिसकी निकल जाती है, क्योंकि उसने एकदम गर्म गर्म ही सूप पी लिया था। मिष्टी जल्दी से उस इंसान के हाथ से सूप का बाउल लेकर बेड पर रखती है और जल्दी से पानी का ग्लास उठाकर उसे पानी देते हुए बोलती, आप भूल गए कि सूप मैं अभी अभी बना कर लाई हूँ, तो जाहिर सी बात है ना कि सूप तो गर्म होगा, फिर भी आपने एक गर्म सूप पी लिया, अब देखो आपको चटका लग गया ना। मिष्टी की बात में फ़िक्र और गुस्सा दोनों साफ दिखाई दे रहा था। मिष्टी की बात सुनकर उस इंसान के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही अलग से हो जाते। वो जल्दी से पानी पीता है, फिर सूप का बाउल उठाता है। तभी मिष्टी बोलती है, इस बार आप आराम से पीजिए। मिष्टी की बात सुनकर वो आदमी अब धीरे धीरे करके वो सूप पीने लगता है। मिष्टी बेड पर पीछे हेडरेस्ट से सर टिकाकर बैठ जाती है, उसे पता नहीं चलता और वो वहीं पर बैठे बैठे सो जाती है। वो इंसान सूप पीने के बाद सूप के बाल को उठाकर बेड की साइड वाली टेबल पर रख देता है और जैसे ही वो मिष्टी को देखता है तो मिष्टी बैठे बैठे ही सो गई थी। उस इंसान ने धीरे से मिष्टी को बेड पर लिटाया और खुद भी मिष्टी से थोड़ी दूरी पर आकर लेट गया और अपनी आंखें बंद किया। अभी उसे अपनी आंखें बंद किए हुए 15 ही मिनट हुए होंगे कि अचानक से उसे कोई हक कर लेता है। वो इंसान झट से अपनी आंखें खोलकर देखता है कि मिष्टी नींद में ही उसे हक करके सो रही है। वो इंसान मिष्टी को अपने करीब देख थोड़ा हैरान रह जाता है। वो मिष्टी को धीरे से अपने आप से दूर करने लगता है, लेकिन मिष्टी नींद में कसमत सा उठती है, फिर उससे चिपक जाती है और उसके सीने पर अपना सर रखकर वापस से सो जाती है। मिष्टी की इस हरकत पर उस इंसान के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो इंसान भी बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद करता है और देखते ही देखते वो भी सो जाता है। दोपहर से कब शाम और शाम से कब रात हो गई, ये उन दोनों को ही पता नहीं चला। मिष्टी के रूम में मिष्टी और वो इंसान अभी तक सो रहे थे। कुछ टाइम बाद
करीब रात के 11 बजे उस इंसान की नींद खुली। तभी उसे अपने सीने पर कुछ भार महसूस हुआ। वह इंसान देखता है कि मिष्टी अभी बहुत ही सुकून के साथ उससे लिपट कर सो रही थी। वो इंसान एकटक मिष्टी को निहारने लगता है। करीब 15 मिनट तक मिष्टी को निहारने के बाद वो इंसान मिष्टी के सर को अपने सीने से उठाकर तकिए पर रखता है और उठकर बैठ जाता है। वह इंसान अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल करता है और कुछ बोलता है। बात हो जाने के बाद वो इंसान बेड से उठकर वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम में फ्रेश होने के बाद वो इंसान अपनी शर्ट वापस पहनता है, क्योंकि उसकी शर्ट अब सूख गई थी। वह इंसान वॉशरूम से निकलकर बेड पर बढ़ता है। बेड के पास आकर वो इंसान बेड पर बैठता है और मिष्टी को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करता है। सोने की वजह से मिष्टी के चेहरे पर उसके बालों की कुछ लटें आ गई थी। वह इंसान मिष्टी के बालों को अपने हाथ से उसके कान के पीछे करता है। फिर वो इंसान मिष्टी के चेहरे को गौर से देखने लगता है। सोते समय मिष्टी बहुत ही प्यारी और सुंदर लग रही थी। वह इंसान एक नज़र मिष्टी को ऊपर से नीचे देखते हुए बड़े ही अलग अंदाज में बोलता है, बड़े ही फुर्सत से बनाया है भगवान ने तुझे। इतना बोलकर वह इंसान मिष्टी के चेहरे को देखता है। मिष्टी की बड़ी बड़ी पलकें जो कि अभी बंद थी, और वो उसकी छोटी सी नाक, उसके फूले हुए गाल, उसके गुलाबी होठ, ये सारी चीज़ें उस इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। वह इंसान मिष्टी के चेहरे के ऊपर झुककर उसके माथे पर किस करता है, फिर उसके दोनों आँखों पर, फिर उसकी नाक पर, फिर उसके दोनों फूले हुए गालों पर करता है। आखिर में वो इंसान मिष्टी के होठों के करीब आकर रुक जाता है। वो मिष्टी के होठों पर अपने होठ रखने ही वाला थी। वो इंसान बीच में रुक जाता है और अपनी आंखें बंद करता है और गहरी सांस लेता है, जैसे वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा हो। वो इंसान अपनी आंखें खोलकर मिष्टी के होठों को अपने अंगूठे से सहलाकर बड़े ही मदहोशी भरे आवाज़ में बोलता है, बहुत ही जल्द इन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होगा। इतना बोलकर वो इंसान मिष्टी के बालों में अपना चेहरा छुपाता है और मिष्टी के बालों को स्निफ करने लगता है। वो मिष्टी की खुशबू को अपने अंदर बसा लेना चाहता था। न जाने कितनी ही देर तक वो इंसान मिष्टी की खुशबू को अपने अंदर ही उतार रहा था। कुछ टाइम बाद वो इंसान मिष्टी से दूर होता है और अपने गले से एक लॉकेट निकालकर मिष्टी के गले में पहना देता है। उस लॉकेट पर स्टार बना हुआ था, जो कि देखने में बेहद ही खूबसूरत था। फिर वह इंसान मिष्टी के हाथ के पकड़कर उसके हाथ को अपने होठों से छू लेता है। बहुत जल्द तुमसे दोबारा मुलाकात होगी मेरी डॉल। इतना बोलकर वो इंसान एक बार फिर मिष्टी के माथे पर प्यार से किस करके उसके बालों को सहलाकर बोलता है, अपना ध्यान रखना डॉल, बहुत जल्द मैं वापस आऊँगा और मेरी इतनी केयर करने के लिए थैंक यू सो मच माय डॉल। इतना बोलकर वो इंसान मिष्टी के पास से उठकर साइड टेबल पर रखी हुई एक डायरी उठाकर उसमें कुछ लिखता है और उस पेपर को फाड़कर उसी टेबल पर पानी के गिलास के नीचे रखता है। फिर वो इंसान अपना फ़ोन लेकर मिष्टी के रूम से निकल कर बाहर आता है और डोर को अच्छे से बंद करता है। तभी कुछ दूरी पर 10 कार एक लाइन से खड़ी थी और बहुत सारे काले कपड़े पहने वहाँ पर बॉडीगार्ड्स अपने हाथों में बड़ी बड़ी गन लिए खड़े थे। उस इंसान के आते ही सभी अपना सर नीचे कर लेते हैं। तभी एक इंसान आगे आता है, बोलता है, बॉस ये लीजिए जो आपने मंगवाया था। इतना बोलकर वो इंसान सामने वाले इंसान के हाथ में एक फ़ाइल रख देता है और वो इंसान वो फाइल अपने हाथ में लेता है और एक नज़र मिष्टी के घर को देखकर कार में बैठ जाता है। उस इंसान के कार में बैठते ही सभी बॉडीगार्ड अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सारी कार हवा से बात करती हुई वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ मिष्टी इन सारी चीज़ों से बेखबर सुकून से सो रही थी। करीब 1 साल बाद पटना के सबसे बड़े क्लब में द अर्बन क्लब, इस वक्त क्लब में बहुत ही ज़्यादा बच्चे थे और सभी साथ में पार्टी कर रहे थे। सारे बच्चे और कोई नहीं मिष्टी के फ्रेंड्स थे। मिष्टी ने 12th क्लास पूरे होने पर पटना में फर्स्ट रैंक हासिल किया था, इसलिए उमर खुशी के जीत करने पर मिष्टी आज सभी फ्रेंड्स को पार्टी दे रही थी। खुशी के जीत करने पर आज मिष्टी ने ब्लैक कलर का स्टेप वाला फ्रॉक पहना हुआ था, जो कि उसके घुटने तक आ रहा था। मिष्टी के बाल खुले हुए थे, उसने हल्का मेकअप किया था, उसके पैरों में थोड़ी सी हील वाली सैंडल थी और होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगी हुई थी। आज मिष्टी बला की खूबसूरत लग रही थी।
पूरे क्लब के सभी लोग बस मिष्टी को देखे जा रहे थे। सभी साथ में बातें करते हुए एंजॉय कर रहे थे। तभी ओम मिष्टी के लिए ऑरेंज जूस लेकर आता है। मिष्टी भी बिना कुछ बोले वो ऑरेंज जूस पी लेते ही है। जूस पीने के बाद मिष्टी को थोड़ा अजीब फील होने लगता है। उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस होता है। तभी ओम मिष्टी और खुशी का हाथ पकड़कर दोनों को खड़ा करता है। तीनों ही थक कर सोफे पर बैठते हैं। मिष्टी को बहुत ज़्यादा अब अजीब सा फील होने लगा था, इसलिए उसने सोफे के पीछे अपना सिर को टिकाकर अपनी आंख बंद करके बैठी हुई थी। मिष्टी इस बात से बेखबर कि कोई दो जोड़ी आंखें कब से उसे एकटक निहार रही हैं। मिष्टी को अचानक से अपनी तबीयत थोड़ी बिगड़ती हुई महसूस हुई। उसे वोमिटिंग जैसा फील होने लगा। वो जल्दी से खड़ी होकर ओम और खुशी को देखकर बोलती है, मैं अभी वॉशरूम होकर आती हूँ। मिष्टी की बात सुनकर ओम और खुशी ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। मिष्टी जल्दी से वॉशरूम की तरफ जाने लगी और जैसे ही कॉरिडोर में आई कि अचानक से उसे अपना सर घूमता हुआ महसूस होने लगा। वो अपने सर पर हाथ रखती है और धीरे धीरे कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगती है। बड़ी मुश्किल से मिष्टी वॉशरूम तक आई और आते आते ही उसे वोमिटिंग होने लगी। वोमिटिंग होने के बाद मिष्टी ने जल्दी से अपना चेहरा पानी से धोया और टिश्यू से अपने चेहरे को साफ करके वॉशरूम से निकली। वॉशरूम से निकलते बाद मिष्टी को फिर से अपना सर घूमता हुआ महसूस हुआ और अवश्य सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। वो अपने सर पर हाथ रखकर खुद से ही बोलती, यार ये अचानक से मेरे सर में इतना दर्द क्यों हो रहा है और ये घूम क्यों रहा है और मुझे ये वॉमिटिंग भी हुई। अब मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा, ये आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ। इतना बोलकर मिष्टी दीवार को पकड़कर आगे की ओर बढ़ने लगी कि तभी दो लड़के उसे घेरते हैं और लड़कों को देखकर मिष्टी अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज़ में बोलती है, कौन है आप दोनों, हटिए मेरे रास्ते से। इतना बोलकर मिष्टी धीरे धीरे आगे जाने लगती है, लेकिन वो लड़के एक डेविड स्माइल करते हुए मिष्टी के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ते हैं और उसे ऊपर से नीचे देखते हुए बोलते, अरे ऐसे कैसे, जाने दे जाने मन, अभी तो हमने तुम्हें चखा भी नहीं है, पहले हम थोड़ा सा एंजॉय तो कर ले और देखना तुम्हें भी हमारे साथ बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करोगी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर मिष्टी अपने दोनों हाथ को छुड़वाते हुए बोली, मुझे तुम दोनों के साथ कुछ भी एंजॉय नहीं करना, मुझे अपने फ्रेंड्स के पास जाना है, इसलिए मुझे छोड़ दो। इतना बोलकर मिष्टी अपने हाथों को उन दोनों के हाथों से छुड़वाने की कोशिश करने लगी। मिष्टी की बात सुनकर दोनों ही लड़के जोर जोर से हंसते हुए बोलते हैं, यार तू तो कितनी मासूम है, पर अफसोस तुझे हम आज से कोई भी नहीं बचा सकता। आज तो हम तेरे साथ एंजॉय करके ही रहेंगे। उन दोनों लड़कों की बात सुन मिष्टी को अब डर लगने लगा। वो अपने हाथ को छुड़वाने की कोशिश करने लगी। उन दोनों में से एक लड़का मिष्टी के दोनों हाथों को पकड़कर उसकी पीठ पर जकड़ कर उसे पीछे खड़ा हो जाता है। दूसरा लड़का मिष्टी के बिल्कुल करीब आकर उसके चेहरे को छूने लगता है। उस लड़के के छूते ही मिष्टी की पूरी बॉडी में एक डर की लहर दौड़ जाती है। वो अपने चेहरे पीछे करते हुए बोली, आई सेड डोंट टच मी। मिष्टी की बात सुनकर वो लड़का मिष्टी के जबड़े को कसकर पकड़ता है और गुस्से से बोलता है, इतना छटपटाओ मत, नहीं तो अभी के अभी तुझे जिंदा गाड़ दूंगा, समझी तुम। हम बस तेरे साथ एक रात गुजारना चाहते हैं, फिर तू जा सकती है, समझी तू। अब चुपचाप हो जा और मैं जो कर रहा हूँ वो मुझे करने दे। उस लड़की की पकड़ मिष्टी के जबड़ों पर बहुत ही ज़्यादा कसी हुई थी, जिस वजह से मिष्टी को अपने चेहरे में बहुत ही ज़्यादा अब दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आने लगे थे। वो रोते हुए बोली, प्लीज़ लीव मी, इट्स हर्टिंग। मिष्टी की बात सुनकर वो लड़का उस जबड़े को छोड़कर बोलता है, दर्द हो रहा है क्या, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना कि हमारे साथ कोऑपरेट कर, फिर तुझे दर्द बिल्कुल नहीं होगा। इतना बोलकर वो लड़का मिष्टी की गर्दन पर झुकने लगता है। मिष्टी की पूरी बॉडी अब डर से कांपने लगती है। वो कसकर अपनी आंखें बंद करती है और हिम्मत करके उस लड़के के मेन पार्ट पर जोर से लात मारती है। दर्द की वजह से वो लड़का जोर से सीखता है। तो दोस्तों ये कहानी अब यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही लेकर आऊँगी, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।